हाँ तो जय हिंद दोस्तों। देखो, अपन वो 70 क्वेश्चन हल कर रहे थे जो बोर्ड एग्जाम 2025 बायो के अंदर आने की संभावना है। उनमें से पहले वाली क्लास में अपन ने 35 क्वेश्चन कर लिए थे। अब देखो 36 का क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये है कि स्पोरोपोलेनिन व पोलेन कीट क्या है। चाहे सीधा ऐसे पूछ ले या इनको घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, पूछा जाएगा। तो देखो स्पोरोपोलेनिन के बारे में तो जानते ही हो आप कि पराग कणों के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जो पराग कणों को रोग प्रतिरोधी बनाता है। पराग कणों के ऊपर का आवरण क्या पाया जाता है? स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। पोलेन कीट, जो कीट परांगित पादप होते हैं, कीट परागण वाले जो पादप होते हैं, उनके ऊपर एक तेलीय गंध युक्त परत पाई जाती है जिसको पोलेन कीट कहते हैं। इसी पोलेन कीट की गंध के कारण कीट पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 37 का। 37 का क्वेश्चन है कि किस पादप के परागकण मनुष्य में एलर्जी रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य में एलर्जी रोग किस पादप के परागकण करते हैं? तो याद रखना, देखो अपना एक तो पार्थेनियम पादप, पार्थेनियम पादप के परागकण, इसी को कांग्रेस घास भी कहते हैं, इसी को गाजर घास भी कहते हैं। इसके परागकण है वो मनुष्य के अंदर एलर्जी रोग उत्पन्न करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका परीक्षा के अंदर, आने की संभावना। देखो 38 का क्या है, एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणु धानियां होती है? एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणु धानियां होती हैं? तो याद रखना, एक परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। कितनी? 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। ठीक है, देखो ये परागकोश है, ये इसके 2 ओष्ठ होते हैं और दोनों जो कोष्ठ हैं वो 2-2 भागों में बटे रहते हैं। ये प्रत्येक जो भाग है ये लघु बीजाणु धानी। तो एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणु धानी? 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। याद रखना एक और कि फोबेसी कुल के जो पादप हैं, फोबेसी कुल के पादपों के अंदर 2 ही लघु बीजाणु धानियां होती हैं। कितनी? 2 लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। 39 का क्वेश्चन है अपना, बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। 39 का है बीजांड का चित्र है। ठीक है, इसमें से या तो चित्र आ सकता है आपके या फिर अन्य कोई नाम पूछा जा सकता है। तो चित्र बनाना है आपको। देखो बनाया हुआ पहले वैसे वीडियो में है, देख लेना आप। इसके अंदर बीजांड द्वार है, ऊपर वाला भाग नी भाग है, बीच के अंदर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, 3 सहायक कोशिकाएं, एक अंड कोशिका है, बीच में एक द्वि केंद्र की कोशिका और है। तो एक जो बीजांड है उसके अंदर 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। याद रखना ये बात। चलो 40 का क्वेश्चन है अपना कि परागण किसे कहते हैं और परागण के प्रकारों व अनुकूलन। परागण किसे कहते हैं? परागण के अनुकूलन व प्रकार, इसका क्वेश्चन है। तो पुष्प के परागकणों का वर्तिकाग्र पर गिरना ही परागण कहलाता है। और 2 प्रकार का होता है, जानते हो आप, स्व परागण और पर परागण। और स्व परागण है वो 2 प्रकार से होता है, एक तो स्व युग्मन और एक सहजात पुष्पी परागण। तो ये पीछे नीचे की क्लासों में देख लेना आप, प्लेलिस्ट में है पूरा वीडियो, इसका आएगा प्रश्न। चलो
41 का है, साल्विया व वेलिस्नेरिया में किन विधियों द्वारा परागण होता है? साल्विया व वेलिस्नेरिया में किन विधियों द्वारा परागण होता है? ठीक है, तो साल्विया के अंदर तो बेटा जी याद आपको कीट परागण होता है, याद रखना, और वेलिस्नेरिया में जल परागण होता है। साल्विया में कीट परागण और वेलिस्नेरिया में जल परागण होता है। साल्विया में कीट परागण और वेलिस्नेरिया में जल परागण होता है। चलो ठीक है, अगला देखो 42 का क्वेश्चन है। 42 का क्वेश्चन है, देखो टेस्टा क्या है, टेगमैन क्या है, और एक मैं आपको बताऊं केरेंकल क्या है और ओपरकुलम क्या है, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जब बीज का निर्माण होता है, बीज का जब निर्माण होता है तो बीजांड द्वार वगैरह है ना, बीजांड द्वार है, अध्यावरण है, ये बीज का बाह्य आवरण बनाते हैं। कठोर कवच जो बीज का रहता है, छिलका रहता है भार वाला, है ना, उस भार वाले छिलके को टेस्टा कहा जाता है। जैसे मूंगफली को अपन देखते हैं तो मूंगफली का जो छिलका उतारते हैं अपन, है ना, वो तो उसका टेस्ट था। मूंगफली को देखो अपन ने भून लिया है तो उसके बाद वो एक पतला छिलका और उतरता है, वो उसका है टेगमैन। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, टेस्टा और टेगमैन हो गए। टेस्टा तो कौन सा छिलका है, बाहर वाला छिलका है, और टेगमैन कौन सा छिलका है, अंदर वाला जो छिलका है उसको क्या कहा जाता है, टेगमैन कहा जाता है। चलो इसके बाद है ना, याद रखना यूफोर्बिएसी कुल के जो पादप होते हैं, कौन से कुल के पादप, यूफोर्बिएसी कुल के पादप है, उनके उन पादपों पे बीजांड द्वार वाले स्थान पर एक संरचना पाई जाती है छोटी सी। यूफोर्बिएसी कुल के पादपों, ये देखो बीजांड द्वार वाला भाग, यहाँ एक छोटी सी ऐसी संरचना पाई जाती है यूफोर्बिएसी कुल के पादपों में, जैसे अरंडी है यूफोर्बिएसी कुल का। ठीक है ना, तो यूफोर्बिएसी कुल के पादपों में बीजांड द्वार वाले भाग पर एक ऐसी संरचना पाई जाती है जिसको केरेंकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केरेंकल कहा जाता है। ठीक है, और याद रखना एक बीजपत्री जो पादप होते हैं ना, कौन से पादप, एक बीजपत्री पादप, एक बीजपत्री जो पादप होते हैं, उन पादपों में जब बीज बनता है, एक बीजपत्री पादपों या एक बीजपत्री जो बीज होता है, उनमें बीजांड द्वार वाले भाग पर एक पलग नुमा संरचना पाई जाती है जिसे ओपरकुलम कहा जाता है। यूफोर्बिएसी कुल के पादपों में तो क्या केरेंकल कहते हैं, और एक बीजपत्री में क्या ओपरकुलम कहा जाता है। और टेस्टा और टेगमैन के बारे में बताई थी आपने। चलो देखो 43 का क्वेश्चन है अपना कि 25 नर जर्म कोशिका व 25 अंड जर्म कोशिकाओं से कितने शुक्राणु और कितने अंडाणुओं का निर्माण होगा। 25 तो क्या है, नर जर्म कोशिका है, और 25 ही क्या है अपनी मादा जर्म कोशिका है, मादा जर्म सेल हैं। इनके द्वारा कितने शुक्राणु और कितने अंडाणु का निर्माण होगा। तो एक नर जर्म कोशिका द्वारा 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो 25 के द्वारा कितनों का हो जाएगा, 100 का। और एक मादा जर्म कोशिका द्वारा एक ही अंडाणु का निर्माण होता है, तो अंडाणु कितने बन जाएंगे, 25। ठीक है, ऐसे नंबर कोई भी आ सकता है परीक्षा में, नंबर कोई भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट होता आया है, आ सकता है। चलो ये हो गए अपने 43 क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इनका। चलो 44 का क्वेश्चन देखो। चलो 44 का क्वेश्चन है कि टेपिटम के कार्य लिखो। क्या है, टेपिटम के कार्य लिखो। तो टेपिटम तो आपको पता ही है कि जो परागकण रहते हैं उसका पोषण करने का काम है वो टेपिटम ही करता है। 44 का हाँ, टेपिटम के कार्य लिखो। तो टेपिटम क्या करता है, पराग कणों को पोषण देता है। ठीक है, चलो 45 का देखते हैं अपन
कि द्विनिषेचन और त्रिशल्यन, इन दोनों में से एक तो पक्का ही आना है, द्विनिषेचन व त्रिशल्यन किसे कहते हैं। तो देखो, जब पादपों के अंदर निषेचन की प्रक्रिया लैंगिक जनन संपन्न होता है तो एक परागकण से दो नर युग्मकों का निर्माण होता है और बीजांड में मादा युग्मक तो एक ही है। देखो अब बात कर लेते हैं उसकी। ये बीजांड है और इसके अंदर ये तीन तो कौन सी कोशिकाएं हैं, एंटीपोडियल सेल है, प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, और ये तीन है अपनी कौन सी कोशिकाएं हैं, ये अंड समुच्चय है, या ये जो बाहर वाली दो कोशिकाएं हैं इनको तो क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं, और अंदर वाली जो कोशिका है इसको अंड कोशिका कहते हैं। ये मादा युग्मक है, ठीक है। बीच में एक कोशिका होती है जिसमें दो केंद्रक होते हैं। कितने केंद्रक होते हैं, दो केंद्रक, और इन प्रत्येक कोशिकाओं में एक एक केंद्रक होता ही होता है। तो इसी कारण आवर्त बीजी पादपों के बीजांड में देखो 3 3 6 और 1 7 तो कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। अब ऊपर परागण की क्रिया संपन्न हुई और ये परागकण आया, ठीक है। ये परागकण यहां से जब आता है तो पराग नलिका का निर्माण करके आता है। ये पराग नलिका आई और इसके अंदर ये नर युग्मक बेटा जी बन गए हैं दो। नर युग्मक कितने बन गए हैं, दो बन गए हैं। अब एक नर युग्मक तो इस द्वि केंद्र की कोशिका से सन्निहित हो जाता है। एक नर युग्मक तो मध्य में स्थित द्वि केंद्र की कोशिका से सन्निहित हो जाता है। इसे फॉल्स फर्टिलाइजेशन या असत्य निषेचन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये मादा युग्मक तो नहीं था। दूसरा नर युग्मक है वो इस अंड कोशिका से सन्निहित हो जाता है। तो अंड कोशिका से सन्निहित होता है, इसका मतलब ये तो निषेचन है, तो ये तो सत्य निषेचन है, ये ट्रू फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। एक परागकण से बने दो नर युग्मकों में से एक नर युग्मक अंड कोशिका से और दूसरा नर युग्मक मध्य स्थित द्विकेंद्र की कोशिका से सन्निहित होता है। दो बार निषेचन होने के कारण इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। द्विनिषेचन के फलस्वरूप फल जो बनता है वो अधिक रसदार होता है, ठीक है। रसदार क्यों, कि इससे तो बीज बन जाएगा और ये जो असत्य निषेचन हुआ है इससे फल का निर्माण होगा, ठीक है। दूसरी बात देखो, त्रिशल्यन किसे कहते हैं, तो मध्य स्थित द्विकेंद्र की कोशिका में दो केंद्रक पहले से है और एक नर युग्मक और मिल जाने से 3 केंद्रकों का सल्यन हुआ। इस कारण इस घटना को त्रिशल्यन कहा जाता है। ये क्या हो गया, त्रिशल्यन हुआ, ठीक है। चलो अगला देखते हैं 46 का क्वेश्चन कि रज चक्र की प्रक्रिया को समझाएं। रज चक्र की प्रक्रिया को समझाएंगे, पूरा रज चक्र समझाना आपको। तो रज चक्र के बारे में हालांकि नीचे प्लेलिस्ट में देखोगे आप, वीडियो है पूरा। नॉर्मली यदि अपन देखें तो महिलाओं के अंदर प्रत्येक महीने या प्रत्येक 28वें दिन ऋतुस्राव की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसी को रज चक्र कहा जाता है। मासिक धर्म, रज चक्र, एमसी पीरियड, ये इनके नाम है। महिलाओं के अंदर 12-13 वर्ष की उम्र से क्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रथम बार आए ऋतुस्राव को रजो दर्शन कहा जाता है और 45 से 50 साल की उम्र में क्रिया बंद हो जाती है। अंतिम बार आए ऋतुस्राव को रजो निवृत्ति कहा जाता है, ठीक है। ये जो प्रक्रिया है इसको 4 भागों में अपन बांट सकते हैं। सबसे पहली जो प्रावस्था है उसको कहते हैं बेटा जी प्रचुरोद्भव प्रावस्था, प्रचुरोद्भव प्रावस्था। दूसरी जो प्रावस्था है उसको कहा जाता है अंडोत्सर्ग प्रावस्था, अंडोत्सर्ग प्रावस्था। तीसरी जो प्रावस्था है उसको कहा जाता है बेटा जी, क्या कहा जाता है, ल्यूटियल प्रावस्था, ल्यूटियल प्रावस्था। चौथी जो प्रावस्था है उसको कहा जाता है रक्तस्राव प्रावस्था, ठीक है। छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। इस प्रचुरोद्भव प्रावस्था के अंदर पुत्तिकाओं का विकास होता है, पुत्तिकाओं का विकास होता है। कोशिकाएं हैं वो विकसित होती हैं, अपने आप में वृद्धि करती हैं।
अंडोत्सर्ग जो प्रावस्था है, इसके अंदर अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया संपन्न होती है। अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया क्या कि अंडाणु ग्राफीन पुटक को तोड़ के बाहर निकलता है और फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। वो क्रिया क्या है? अंडोत्सर्ग। ल्यूटियल प्रावस्था में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण। और रक्त स्राव प्रावस्था में रक्त का स्राव होता है, रक्त स्राव होता है। यदि इसकी बात करें तो ये रक्त चक्र के बाद के जो दिन है, 1 से लेकर के महिला के अंदर रक्त चक्र की प्रक्रिया आई है, उसके आने के बाद लगभग मानने अपन 1 से लेकर 10 दिन तक का काल कौन सा है? अपना प्रचुरोद्भव प्रावस्था का है। अंडोत्सर्ग प्रावस्था 14, 15 और 16वें दिनों में होता है। ठीक है। ल्यूटियल प्रावस्था है वो इसके बाद 20 से लेकर के 25, 26, 27 दिन तक होती है। ठीक है। और रक्त स्राव जो प्रावस्था है वो 27, 28, 29, 30 इन दिनों में संपन्न होती है। यहाँ कार्पस ल्यूटियम है वो बन जाता है अंडोत्सर्ग होने के बाद। यदि निषेचन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम ही रहता है, और यदि निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम एक निष्क्रिय पिंड कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है, जो ऋतुस्राव के दौरान शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। प्ले लिस्ट में वीडियो इसका पूरा बता दिया था मैंने। ठीक है। इनमें हार्मोनों का कार्य थोड़ा सा और याद रखना है कि प्रतिरोधभूत जो प्रावस्था है उसमें पुट्टिकाओं का विकास होता है, और इसमें एफएसएच हार्मोन है उसकी मात्रा अधिक होती है। एफएसएच हार्मोन की मात्रा सबसे ज्यादा प्रतिरोधभूत प्रावस्था में। जो अंडोत्सर्ग है इसमें एलएच हार्मोन की मात्रा है वो अत्यधिक होती है। और ल्यूटियल जो प्रावस्था है इसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोनों की मात्रा अधिक रहती है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होते हैं। और रक्त स्राव जो प्रावस्था है उनमें सारे ही हार्मोन है वो निम्न स्तर पर होते हैं, सभी की मात्रा डाउन है। ठीक है। ये अपना है क्या? रक्त चक्र आने की संभावना है, वेरी इंपॉर्टेंट है रक्त चक्र। चलो 47 का क्वेश्चन है अपना कि एलएच व एफएसएच हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? एलएच व एफएसएच हार्मोन है वो बेटा जी याद रखना पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। चलो आगे देखते हैं अपन 48 का क्वेश्चन। और 48 का क्वेश्चन है अपना, कर लेते हैं। देखो कि मनुष्य में वर्षण उदर गुहा से बाहर क्यों पाए जाते हैं? मनुष्य में वर्षण उदर गुहा से बाहर क्यों पाए जाते हैं? तो इसमें देखो कि मनुष्य के अंदर वर्षण है वो उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उदर गुहा का तापमान वर्षण कोश की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है, और वर्षणों का या शुक्राणुओं को परिपक्वन होने के लिए कम तापक्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए वर्षण कोश में पाए जाते हैं। उदर गुहा से बाहर वर्षण कोश में पाए जाते हैं। ठीक है। उदर गुहा का तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है और वर्षण कोश का तापमान कम होता है। ओके बेटा जी। चलो अगला देखते हैं अपन 49 का क्वेश्चन। 49 का क्वेश्चन है रिलैक्सिन व ऑक्सीटोसिन हार्मोनों के कार्य लिखो। रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उनके कार्य, एक तो है अपना कौन सा? रिलैक्सिन, और एक है अपना ऑक्सीटोसिन। तो याद रखना, देखो रिलैक्सिन हार्मोन है ये तो जब महिला के अंदर प्रसव होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो ये प्रसव में सहजता उत्पन्न करने के लिए स्रावित होता है। प्रसव में सहजता उत्पन्न करने वाला हार्मोन है। ठीक है। क्यूबिक सिम्फाइसिस भाग को ढीला कर देता है, योनि मार्ग को चौड़ा करने का कार्य करता है कौन सा? रिलैक्सिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो प्रसव पीड़ा उत्पन्न करने वाला हार्मोन है। कौन सा है? प्रसव पीड़ा करने वाला हार्मोन है। प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है सबसे पहले वो कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। इसके साथ साथ ये दुग्ध स्राव की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करता है, और रिलैक्सिन बताई दिया मैंने आपको। चलो आगे 50 का क्वेश्चन देखते हैं अपन। और 50 का अपना क्वेश्चन है, क्या है देखो कि एल्बुमिनस बीज किसे कहते हैं?
एल्बुमिनस बीज। तो देखो एल्बुमिनस बीज होता क्या है कि ऐसे बीज जिनमें जब बीज का निर्माण होता है तो संपूर्ण भ्रूण कोश का उपयोग यदि बीज में कर लिया जाता है, बीज निर्माण में पूरे भ्रूण कोश का उपयोग यदि कर लिया जाता है तो उसमें भ्रूण कोश और नहीं बचा है, तो उन बीजों को कहते हैं गैर एल्बुमिनस बीज। और ऐसे बीज जिनमें संपूर्ण भ्रूण कोश का उपयोग नहीं किया जाता है, कुछ भ्रूण कोश शेष रह जाता है, उनको कुछ शेष रहता है तो उनमें है भी भ्रूण कोश, तो उनको कहा जाता है एल्बुमिनस बीज कहते हैं। ठीक है, भ्रूण कोश सहित का मतलब एल्बुमिनस बीज। ठीक है, गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, इनमें ये अपने एग्जाम्पल। ठीक है, एल्बुमिनस बीज याद रखना। एक 51 का क्वेश्चन है पुरुष नसबंदी, वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, इनके बारे में। वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी ये क्या है? ठीक है, तो देखो वासेक्टोमी पुरुष नसबंदी को कहा जाता है, पुरुष नसबंदी। ठीक है, स्थायी विद्या है, बच्चे नहीं चाहिए तो पुरुष नसबंदी वासेक्टोमी पुरुष द्वारा करवाई जाती है। इसमें जो अपनी शुक्र जनन नलिकाएं हैं उनको डॉक्टरों द्वारा काट के बांध दिया जाता है। शल्य चिकित्सा विधियां हैं दोनों ही। और ट्यूबेक्टोमी में महिला की फैलोपियन ट्यूब है उसको काट के बांध दिया जाता है, इसको कहा जाता है महिला नसबंदी। महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोमी और पुरुष नसबंदी को वासेक्टोमी। इसके साथ साथ में और बताऊं आपको, IUD भी याद कर लेना, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अंतः गर्भाशय युक्तियां हैं उनको याद कर लेना, उनमें से क्वेश्चन आएगा पक्का। कॉपर टी है, प्रोजेस्टासाइट है, मल्टीरेड 375 है, कंडोम है ना। ये कुछ एक ऐसी विधियां हैं जो बच्चों में अंतराल रखने के तरीके हैं। साथ साथ दो गोलियों के नाम, एक तो अपना मालाडी और एक सहेली, इन दोनों गोलियों के नाम भी याद रख लेने। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया क्या है तो उसके बारे में भी थोड़ा आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो एक MTP भी आ सकता है, MTP, इसके बारे में पढ़ लेना। सगर्भता का चिकित्सकीय समापन, सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। ठीक है, याद रखना। मेडिकल टर्मिनेशन इन प्रेगनेंसी, सगर्भता का चिकित्सा मतलब डॉक्टर की सलाह के ऊपर गर्भ है उसको हटवाया जा सकता है, गर्भ को गिरवाया जा सकता है डॉक्टर की सलाह के ऊपर। कब? ऐसे तो कन्या भ्रूण हत्या आजकल करवाने लगे हैं तो वो तो गलत है, लेकिन यदि कई महिलाओं के रोग हो जाते हैं और ऐसा डॉक्टर द्वारा बताया जाता है कि या तो शिशु का जन्म हो सकता है या महिला का बच सकती है, तो एक जब जिंदा रहता है तो डॉक्टरों द्वारा महिला को पूछ करके उसकी सलाह के ऊपर MTP करवाया जा सकता है। ठीक है, नहीं तो कई महिलाओं का जैसे बलात्कार हुआ है, उनके गर्भ में बच्चा पलने लगा है, तो डॉक्टर की सलाह के ऊपर उस गर्भ को भी हटाया जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं? MTP, मेडिकल टर्मिनेशन इन प्रेगनेंसी। याद रखना, सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। चलो 52 का क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग का लक्षण और जीन प्ररूप। द्विसंकर संकरण का लक्षण और जीन है, तो लक्षण प्ररूप तो 9:3:3:1 है, और जीन प्ररूप क्या है अपना 1:2:1:4:2:1:2:1:1:1। ठीक है, ये क्या है इसका जीन प्ररूप, ये क्या है लक्षण प्ररूप, याद रखना। पूरा द्विसंकर संकरण मतलब क्या है 53 का क्वेश्चन है। मेंडल के द्विसंकर संकरण का तो हो ही गया, और 53 का क्वेश्चन है अपना कि मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किसने की? पुनर्खोज किसकी? मेंडल के
नियमों, ठीक है। एक मेंडल का तो स्वतंत्र अफ्यून का नियम है ना, वही यदि संकर संकरण पर आधारित तो उसको पूरे को याद कर लेना, वो आ सकता है परीक्षा में। मेंडल के नियमों की पुनर्खोज किसने की? कोरेंस, वॉन फेरमोग और हुगो डी ब्रिज। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल की मृत्यु के पश्चात मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की, और तभी जाकर के आनुवंशिकता के नियम है वो निकल के आए। चलो 54 का क्वेश्चन है अपना कि सेंट्रल डोगमा क्या है? सेंट्रल डोगमा, अणुगतिकी का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? तो क्रिक ने दिया है, किसने दिया है? क्रिक ने दिया है। और क्रिक ने क्या दिया है कि सबसे पहले डीएनए है इसका, देखो थोड़ा ढंग से लिखते हैं कि सबसे पहले डीएनए है और इसका द्विगुणन डुप्लीकेशन होता है और डीएनए का ही निर्माण होता है। इस डीएनए का क्या होता है? अनुलेखन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है और एमआरएनए का निर्माण होता है, ठीक है। एमआरएनए का क्या होता है? अनुवादन होता है, अनुवादन होता है, ट्रांसलेशन होता है और प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। डीएनए द्विगुणन डुप्लीकेशन हुआ इसका और डीएनए का निर्माण हुआ, उस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, अनुलेखन हुआ, एमआरएनए का निर्माण हुआ, एमआरएनए का अनुवादन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ और प्रोटीन का निर्माण हुआ। इस पूरी अभिक्रिया को या क्रिया को क्या कहा जाता है? सेंट्रल डोगमा या अणुगतिकी का केंद्रीय सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 55 का। चलो 55 का क्वेश्चन है अपना, ये तो किया हुआ है अपना, नीचे देख लेना, प्लेलिस्ट में वीडियो में है। हर्षे व चेज का प्रयोग और एक ग्रिफिथ का रूपांतरीय सिद्धांत, ठीक है। दोनों में से एक पक्का आएगा बेटा जी, याद कर लेना। चलो 56 का क्वेश्चन है अपना, डीएनए की कुंडली पैकेजिंग। डीएनए की कुंडली पैकेजिंग, और ये भी प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको वीडियो पूरा। यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए की कुंडली पैकेजिंग को पूरा पढ़ लेना। चलो 57 का देखते हैं अपन। डीएनए की वाटसन व क्रिक की जो द्विकुंडली संरचना है, डीएनए की वाटसन व क्रिक की संरचना, इसको पढ़ लेना पूरी को कि दो रज्जुकों के मध्य कितना अंतराल रहता है, तो 20 एंगस्ट्रम का। एक रज्जुक के अंदर कितने नाइट्रोजनी क्षारक आते हैं? तो 10 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रम होती है और दो नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य 1.34 एंगस्ट्रम की दूरी होती है, ठीक है। इनको याद कर लेना। चलो 58 का क्वेश्चन देखते हैं अपन कि आनुवांशिक कूट और आनुवांशिक कूट की विशेषता, ये देख लेना आप, पूरा है प्लेलिस्ट में। आनुवांशिक कूट व इसकी विशेषता, ठीक है। चलो 59 का क्वेश्चन देखते हैं अपन, और 59 का क्वेश्चन है मानव जीनोम परियोजना को पढ़ लेना बेटा जी। इनमें से क्वेश्चन आएगा मानव जीनोम परियोजना, प्रायोजना या परियोजना, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एचजीपी, इसकी पूरी नाम भी आ जाता है कई बार। चलो 60 का क्वेश्चन देखते हैं अपन, मिलर के सिद्धांत को समझाइए। मिलर का सिद्धांत, ये प्लेलिस्ट में वीडियो है इसका पूरा कि जीव का विकास कैसे हुआ। तो मिलर का सिद्धांत सर्वमान्य माना गया और जीव का विकास कार्बनिक पदार्थों से हुआ, इसको समझाने के लिए मिलर ने प्रयोग किया अपना, पूरा है प्लेलिस्ट में, देख लेना, पढ़ लेना।
चलो 61 का क्वेश्चन है अपना, अपसारी और अभिसारी जैव विकास को समझाइए। अपसारी व अभिसारी जैव विकास को समझाइए। अपसारी व अभिसारी जैव विकास को समझाइए। अपसारी जैव विकास को याद रखना अनुकूली विकिरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुकूली विकिरण कहा जाता है। जब एक ही पूर्वज से अनेक संततियों का विकास हो, पूर्वज कितने हैं? एक, और उससे अनेक संततियों का विकास होता है, तो इसे अपसारी जैव विकास या अनुकूली विकिरण कहा जाता है। ठीक है। अभिसारी जैव विकास एक ही स्थान में रहने वाले जीव हैं, एक ही आवास में रहने वाले जीव हैं, उनकी संरचनाएं लगभग एक समान हो जाती हैं, इसको अभिसारी जैव विकास कहा जाता है। यहां तो क्या है? एक ही पूर्वज, यहां क्या है? एक ही आवास। ठीक है। याद रखना अनुकूली विकिरण, अपसारी जैव विकास, इसका एक उदाहरण है डार्विन की फिंची। ठीक है। चलो, ये अपने 61 62 का अपना क्वेश्चन है, वही है बेटा जी, याद रख लेना अनुकूली विकिरण। अनुकूली विकिरण के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, अपसारी जैव विकास के नाम पे भी आ सकता है, और इसका एग्जाम्पल आपको डार्विन की फिंचे याद रखना है। डार्विन की फिंचे कहाँ पाई गई? तो ग्लेपगोस द्वीप है, उस द्वीप के अंदर डार्विन को मिली थी। ठीक है। चलो, हो गया। फिर ये कहता है डार्विन के जहाज का नाम क्या था? डार्विन के जहाज का नाम बीगल जहाज था। क्या नाम था? ये क्वेश्चन नीट में आया, 12वीं बोर्ड एग्जाम में पहले आया था, पिछली साल नीट एग्जाम में आया है कि डार्विन के जहाज का नाम बताइए जिसमें बैठ के उन्होंने पूरे विश्व की यात्रा की थी। कौन सा जहाज है? बीगल जहाज। उसी में बैठते बैठते जब वो आगे गए तो गैलापागोस द्वीप आया, और वहां उनको एक चिड़िया दिखाई दी जिसकी चोंच है वो मुड़ी हुई थी। उस चिड़िया को डार्विन ने अपने यहाँ देखा था, उसकी चोंच सीधी थी। वहां जाके देखा तो मुड़ी हुई। क्यों मुड़ी हुई थी? क्योंकि आवाज के सभी जंतुओं की मुड़ी हुई। तो इसको क्या कह दिया? अनुकूली विकिरण कह दिया। ठीक है। चलो 64 का देखते हैं अपन। 64 का क्वेश्चन है, ड्रग व एल्कोहल के कुप्रभाव। ड्रग्स व एल्कोहल के कुप्रभाव, ये कर दोगे आप। अधिक शराब पीने से यकृत खराब होता है, शराब का सेवन हानिकारक है, नशीले पदार्थ जितने भी हैं उनका सेवन करना हानिकारक है। इसके अंदर और पढ़ लेना बेटा जी, कैनबिनोइड एक अपना कोका एल्कोहल, कैनबिनोइड्स के बारे में पढ़ना है, कोका एल्कोहल के बारे में पढ़ना है, और एक ओपियोइड्स के बारे में पढ़ लेना, ओपियोइड्स। ठीक है। इनमें से तीनों में से क्वेश्चन आने की संभावना। चलो 65 का क्वेश्चन है अपना, ये भी देख लेना बेटा, प्रतिरक्षा तैयार करने वाली टी सेल और बी सेल क्या है? टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो याद रखना, टी लिम्फोसाइट है उसका निर्माण तो कहाँ होता है? थाइमस ग्लैंड के अंदर होता है। बी लिम्फोसाइट है, बी सेल इनको कहा जाता है, इनका निर्माण बोन मेरो में, अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। ठीक है। चलो 66 का क्वेश्चन देखते हैं अपन। न्यूट्रोफिल्स है ना, न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी में पाई जाती हैं, इनको सोल्जर ऑफ बॉडी कहा जाता है, शरीर का सैनिक, शरीर का सैनिक। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जितने भी हानिकारक जो
रोगाणु हमारे शरीर में एंटीजन प्रवेश करते हैं, उनको नष्ट करने का कार्य कौन करता है? न्यूट्रोफिल्स करते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स को क्या कहा जाता है? शरीर का सैनिक कहा जाता है। चलो 67 का क्वेश्चन है अपना, बीओडी का पूरा नाम। बीओडी क्या है? बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, याद रख लेना। बीओडी की फुल फॉर्म है, उसको भी पढ़ के जाना, आ सकता है अपने एग्जाम। चलो आगे देखते हैं अपन 68। 3 क्वेश्चन और बचे हैं बेटा जी। 68 का क्वेश्चन है अपना, पुनर्योजक डीएनए तकनीकी प्रक्रिया को समझें। पुनर्योजक डीएनए तकनीकी प्रक्रिया को समझाइए। किसको समझाना है? पुनर्योजक डीएनए तकनीकी प्रक्रिया को समझाना। ठीक है, पुनर्योजक डीएनए मतलब क्या कि एक कोई वाहक है और अपने को एक डीएनए चाहिए जो अपन दूसरे जीव के अंदर तैयार करना चाहते हैं, वो उसी डीएनए को भेजना चाहते हैं। तो जो दोनों को जोड़ के जो नया डीएनए बनता है उसको कहते हैं बेटा जी पुनर्योजक डीएनए। ठीक है, ट्रांसजेनिक डीएनए, इसी को काइमेरिक डीएनए भी कहा जाता है। प्रक्रिया है, पूरी विधि है, देख लेना बेटा जी, सरल है। ठीक है ना। चलो 169 का देखते हैं, पीसीआर तकनीकी को समझाएंगे। पीसीआर क्या है? तकनीकी समझानी है तो नीचे देख लेना प्ले लिस्ट में, आप पूरी वीडियो है इसका। पीसीआर का पूरा नाम क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या हिंदी में कहें तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। इसमें पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से डीएनए की अनेक प्रतियां तैयार करने की एक विधि है जिसको पीसीआर कहा जाता है। चलो और अपना 70 का क्वेश्चन है कि जीएमओ क्या है? जीएमओ तो इसका पूरा नाम आ सकता है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिक रूपांतरित जीव। क्या बोला मैं? आनुवांशिक रूपांतरित जीव। ठीक है, ये है अपने 70 क्वेश्चन। और इनके अलावा बेटा जी फुल फॉर्म एक तो वो पढ़ के जानी है आपको, छोटी मोटी जो भी है। अपना जो 3 का पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा है, वो फुल फॉर्म आपको पूरी पढ़ के जानी है। बाकी मैं कहता हूं एक जो अपने वो जीव और समष्टि पाठ है, और एक अपना संरक्षण वाला जो पाठ है, उन पाठों में से क्वेश्चन है वो आपको खुद को थोड़ी सी रीडिंग लगा के जानी है। अभी 2-3 दिन का टाइम और है आपके पास, पूरे 70 क्वेश्चन आप आसानी से पढ़ के और पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, ऐसी मेरी उम्मीद है, मानना है मेरा। ठीक है बेटा जी, बाकी ये 70 क्वेश्चन पढ़ के आप आसानी से, मैं लिखता हूं पहले भी मैंने कह दिया कि 56 में से 56 नंबर आप ला सकते हो। तैयार करना अभी 2 दिन का समय और है। 35 क्वेश्चन पहले करवा दिए थे अपन ने, 35 क्वेश्चन ही आपको तैयार करने हैं। ठीक है बेटा जी, थैंक यू, धन्यवाद।